India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की। दरअसल बता दें आपको कि कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मालवीय पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कार्टून बनाने का आरोप है। मालवीय ने एक कार्टून बनाया था जिसमें प्रधानमंत्री और आरएसएस की आलोचना की थी और इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मालवीय ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी है। मालवीय का तर्क है कि उनका कार्टून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है और इसके लिए उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है। ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे से जुड़ा हुआ है और मालवीय का तर्क है कि कार्टूनिस्ट के रूप में उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है और उनके कार्टून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा और मालवीय की याचिका पर सुनवाई करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और क्या मालवीय को राहत मिल पाती है। और चलिए अब बात करते हैं फिल्म उदयपुर फाइल्स की। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने उदयपुर फाइल्स कन्हैया टेरर मर्डर फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य याचिकाओं ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म में सांप्रदायिक रूप से उत्तेजक है और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष संशोधन याचिका दायर करने की अनुमति दी। बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि जब तक केंद्रीय सरकार याचिकाकर्ताओं की संशोधन याचिका पर फैसला नहीं लेती तब तक रिलीज या फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म में मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक रूप से दिखाया गया और इसमें समलैंगिकता और बाल शोषण के दृश्य हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि फिल्म में नुपुर शर्मा के बयान को दिखाया गया जिसने कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया था। सीबीएफसी ने तर्क दिया है कि फिल्म में 55 कट लगाए गए हैं और ताकि सांप्रदायिक कोण को कम किया जा सके। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि फिल्म अपराध पर आधारित है और इसमें किसी समुदाय को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय सरकार के समक्ष संशोधन याचिका दायर करने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार को याचिका पर निर्णय लेने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। यदि याचिकाकर्ताओं ने संशोधन याचिका दायर की तो केंद्रीय सरकार को उस पर निर्णय लेते समय फिल्म निर्माता को सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा।
अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े हुए एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के 10 नेताओं, जिसमें डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले शामिल है, को आरोप मुक्त कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने इस मामले में सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, सरकारी काम में बाधा 145, गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होना और 34 सामान्य इरादे के तहत आरोप मुक्त कर दिया है। अप्रैल 2024 में टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर केंद्रीय जांच एजेंसी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति के धरना दिया और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। न्यायालय ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है ये कहा था और न्यायालय ने ये भी निर्देश दिया था कि सभी आरोपी 16 जुलाई को जमानत बॉन्ड भरने के लिए उपस्थित हुए। इससे पहले मई में न्यायालय ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। इस फैसले के बाद टीएमसी नेताओं ने राहत की सांस ली है। ये मामला विपक्षी दलों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों ने के कथित दुरुपयोग के आरोपों के बीच राजनीतिक तनाव के बीच आया था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक और एचडीएफसी बैंक से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें एक व्यक्ति के खाते से 74,06,000 की धोखाधड़ी से डेबिट होने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खाते से बिना उसकी अनुमति के 74,06,000 रुपए की राशि डेबिट कर ली गई और याचिकाकर्ता ने बैंक और आरबीआई से संपर्क किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने आरबीआई और एचडीएफसी बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है और बैंक और आरबीआई को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहता है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है और आरबीआई और एचडीएफसी बैंक को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को भी जवाब अपना दाखिल करने का अवसर मिलेगा। न्यायालय की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। न्यायालय के निर्देश के बाद बैंक और आरबीआई को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और न्यायालय इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। और अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर एक मानहानि मामले पर रोक लगा दी है। ये मामला कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रकाशित अखबार के विज्ञापनों से संबंधित है, जिसमें पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल को 40% कमीशन सरकार कहा गया था। मामले की पृष्ठभूमि है बीजेपी के ने जो कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने विज्ञापनों में पूर्व बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन विज्ञापनों में कहा गया था कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में कर्नाटक के लोगों को 1,500 करोड़ रुपए की लूट की थी और ऐसे में राहुल गांधी ने भी एक सार्वजनिक भाषण में बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार कहा था। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने सिद्धारमैया के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा थी। उनके खिलाफ उनकी याचिका को बता दें आपको कि और उनकी याचिका को राहुल गांधी और डीके शिव कुमार द्वारा दायर याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। अदालत ने बीजेपी से सिद्धारमैया की याचिका पर जवाब मांगा और आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। ये मामला अब उच्च न्यायालय में लंबित है, जहां ये तय किया जाएगा कि मानहानि का मामला आगे बढ़ सकता है या नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राजीव गांधी
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ या RGNUL पटियाला में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि संविधान आरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी के खंडपीठ ने कहा है कि RGNUL एक केंद्रीय शैक्षिक संस्थान नहीं है, इसीलिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 के तहत ओबीसी आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। हालांकि न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि RGNUL की कार्यकारी परिषद ने पहले की 5 वर्षीय एकीकृत BA LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम में ओबीसी के लिए 2 सीटें आरक्षित की है। न्यायालय ने कहा है कि संविधान में आरक्षण के लिए सक्षम प्रावधान है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, इसलिए RGNUL को ओबीसी के लिए एक निश्चित मात्रा में आरक्षण प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि अन्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन RGNUL में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि असंवैधानिक है। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि RGNUL के नियमों के तहत ओबीसी के लिए 2 सीटें आरक्षित करना पर्याप्त है। अगली खबर का रुख करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने एक वकील को बेदखली के आदेशों की अवहेलना करने के लिए 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा है कि वकीलों ने जानबूझकर और घोर अवहेलना के साथ आदेशों का उल्लंघन किया है। वकील ने एक संपत्ति पर कब्जा कर रखा था जिसे उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया था। हालांकि वकील ने आदेशों का पालन नहीं किया और संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा। इसके बाद संपत्ति के मालिक ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। न्यायालय ने वकील को दोषी पाया और कहा कि उनकी अवहेलना जानबूझकर और घोर थी। न्यायालय ने कहा है कि वकील को न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न्यायालय ने वकील को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई और कहा कि उन्हें न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि वकील की सजा तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे संपत्ति खाली नहीं कर देते। न्यायालय ने कहा है कि वकील का व्यवहार न्यायालय के प्रति अनादर और अवमानना का प्रतीक है। न्यायालय ने कहा है कि वकीलों को न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए और न्यायालय के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद के पुत्र VA अरुण कुमार के खिलाफ एक स्वतः संज्ञान मामले पर रोक लगा दी है। ये मामला IHRD के निदेशक के रूप में अरुण कुमार की नियुक्ति के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें राजनीतिक प्रभाव के कारण पदोन्नति मिली थी। एकल पीठ ने VA अरुण कुमार की नियुक्ति की जांच के लिए एक स्वतः संज्ञान PIL दर्ज की थी और उसके निर्देश दिए थे। उसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें राजनीतिक प्रभाव के कारण पदोन्नति मिली थी। इस निर्देश के खिलाफ अरुण कुमार ने अपील की थी, जिस पर अब 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा है कि एकल पीठ के निर्देश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, क्योंकि अरुण कुमार को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा है कि एकल पीठ के निर्देश में तथ्यात्मक आधार की कमी थी और ये केवल मौखिक प्रस्तुतियों पर आधारित था। दरअसल न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है और अरुण कुमार की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। तब तक स्वप्रेरणा मामले पर रोक जारी रहेगी।
वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना किसी घटना या भारत का उल्लेख किए केवल पाकिस्तान का समर्थन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है। ये धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एक 18 वर्षीय लड़के को जमानत देते हुए ये फैसला सुनाया, जिस पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने का आरोप था, जिसमें लिखा था, चाहे जो हो ये सपोर्ट तो बस पाकिस्तान का ही करेंगे, यानी कि ये सपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान का ही करेंगे। पाकिस्तान का समर्थन और बीएनएस धारा 152 कोर्ट ने कहा है कि केवल पाकिस्तान का समर्थन करना बिना किसी घटना या भारत का उल्लेख किए बिना प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है। धारा 152 के प्रावधान इस धारा को लागू करने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्य चित्रणों और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना और अलगाववाद गतिविधियों को भावनाओं को बढ़ावा देना या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना है। दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोर्ट ने जोर दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं और उनकी संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए जब तक कि वे किसी ऐसी प्रकृति के ना हो जो किसी देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करते हो या अलगाववाद को बढ़ावा देते हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.